मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। ये पंक्तियाँ, ये लाइनें आज नहीं कई दिन से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री या कहें निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना के मन और मस्तिष्क में गूंज रही होंगी, जो आज सही साबित हुई हैं। क्योंकि आज बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सज़ा सुना दी गई है। जो ICTVD है, यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, इसने शेख हसीना को और उनके जो सहयोगी हैं उनको मौत की सज़ा दी है। यानी कि उम्र भर तब तक वो जेल में रहेंगी जब तक उनको मौत नसीब नहीं होती। और इस सज़ा के साथ ही, सज़ा के ऐलान के साथ ही पूरी दुनिया की नज़र अब भारत की तरफ उठ गई है। भारत की तरफ क्यों उठी है और शेख हसीना की इस मौत के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, किसके इशारे पर उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है, ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बात कही में मैं शेख हसीना को दिए गई मौत की सज़ा के ऐलान के पीछे की एक एक कहानी, एक एक सच आज आपको बताऊंगा। और इसमें सबसे बड़ी बात कि भारत की भूमिका अब क्या होगी, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि शेख हसीना की ये मौत की जो सज़ा सुनाई गई है, इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या क्या हुआ इस कोर्ट में। लेकिन सबसे पहले जिस कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, जिसका नाम है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, सबसे पहली बात तो ये इंटरनेशनल है ही नहीं, इसके नाम में इंटरनेशनल बांग्लादेश की सरकार ने जानबूझकर जोड़ा। यह है तो बांग्लादेश की सरकार की स्थानीय कोर्ट जिसने सज़ा सुनाई है, क्योंकि लोगों को भ्रम पैदा हो कि इंटरनेशनल कोर्ट से शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है तो एक बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा कि अरे ये तो बांग्लादेश की सरकार का काम नहीं है, तो इंटरनेशनल कोर्ट का काम है जिसने सज़ा दी है, तो इसका मतलब सज़ा सही होगी। लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये सज़ा बांग्लादेश की सरकार, जो अब सैन्य तख्ता पलट करके जो सरकार बनी थी, उसके बाद उस सरकार के इशारे पर ये ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसका नाम इंटरनेशनल रख दिया गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि बांग्लादेश की जो अब की सरकार है उसके इशारे पर ये सब हुआ है। और क्योंकि इशारे पर क्यों मैं बोल रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस सज़ा के ऐलान से पहले ही, यानी कि एक दिन पहले ही, जो शेख हसीना के बेटे हैं सजीव वाजिद, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि ये जो मुकदमा चल रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। ये इनकी पार्टी का भी बयान आया और उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि शेख हसीना को मौत की सज़ा दी जाएगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं और जो सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए वो सिक्योरिटी भारत उनको दे रहा है। ये शेख हसीना के बेटे का भारत के प्रति जो विश्वास है ये उसको दिखाता है। लेकिन इसके साथ साथ सज़ा क्यों दी गई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जुलाई अगस्त में जिस तरह से जो आंदोलन चला, खासकर छात्रों को आगे करके जो आंदोलन किया गया, वो किसके इशारे पर किया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो आंदोलन किया गया उसमें 14 से ज़्यादा लोग मारे गए और उन पर आरोप लगाया गया शेख हसीना पर कि उनके इशारे पर सुरक्षा बलों ने गोलियां छात्रों पर चलाई और एक नरसंहार किया गया। और उस नरसंहार की वजह से 1400 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया। तो इसका अगर बड़ा कोई आरोपी है, बड़ा गुनहगार है, तो वो शेख हसीना है, क्योंकि उनके इशारे पर ये सब किया गया, उनके गृह मंत्री के इशारे पर ये किया गया और उनके जो पुलिस अधिकारी थे उनके इशारे पर किया गया। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा गुनहगार है वो शेख हसीना और उनके सहयोगी हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। 3 मामले इसमें लगाए गए जो उनको जिसके तहत ये सज़ा सुनाई गई है। इसमें लोगों को उकसाना नंबर 1, नंबर 2 पर हत्या का आदेश दिया गया उनकी तरफ से, और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जो होनी थी उसमें शेख हसीना सरकार विफल रही। तो जो पहला आरोप था लोगों को उकसाने के लिए, जिस तरह से मारने के लिए उकसाया गया, ऑर्डर दिए गए, उसमें उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। और जो हत्या के आदेश दिए गए जो भारी हथियारों के माध्यम से, उसमें उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। करीब 28 दिन तक ये सुनवाई चली कोर्ट में, जो वर्किंग डेज थे 28। और जो 3 सदस्यीय प्राधिकरण बनाया गया था, यानी कि ट्रिब्यूनल बनाया गया था ICTVD का, उस 3 सदस्यीय दल ने, जो कमेटी थी, उसने ये सुनवाई की और 23 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई थी, जिसके बाद ये
जो पूरा फैसला था ये सुरक्षित रख लिया गया। इस दौरान 54 गवाहों की गवाही की गई थी, जिसमें उनके कुछ सहयोगी, शेख हसीना के सहयोगियों को भी लालच देकर उनको बरी करने की बात कर उनको भी इसमें गवाह बनाया गया। और कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो कहा कि मानवता के खिलाफ शेख हसीना ने अपराध किया है, जिसमें उनको किसी भी तरह से उनको छूट नहीं दी जा सकती और उस वक्त मौत की सज़ा उस ट्रिब्यूनल ने उनको सुनाई। क्योंकि उनकी पूरी इसमें दिलचस्पी है कि शेख हसीना तो क्योंकि भारत में शरण लिए हुए हैं, उनकी अनुपस्थिति में ये पूरा मुकदमा चला और इससे पहले कोर्ट ने उनको भगोड़ा घोषित करार दे दिया था, तो उनकी पूरी अनुपस्थिति में ये चला। और जो कह सकते हैं उनकी जो बाद में जिस तरह से फैसला दिया गया, जो अब फैसला दिया गया है, वो किस तरह से सुनवाई पूरी हुई होगी, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन क्यों किया गया, इसको भी समझना ज़रूरी है। बांग्लादेश में ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश की जो शेख हसीना के समय की सरकार थी, वो भारत की बड़ी नज़दीकी या साझेदारी या दक्षिण एशिया का सबसे, मैं कहूँ कि सबसे विश्वस्त सहयोगी कोई रहा भारत का, तो वो उसमें बांग्लादेश की प्रमुख भूमिका थी और वो शेख हसीना के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। आप चाइना को ले लो या स्टेट डीप को ले लो, वो लगातार भारत के आसपास के जितने पड़ोसी हैं उन पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसमें किसी भी पड़ोसी देश, पाकिस्तान को तो आपको पता है कि किस तरह से सहयोग दिया जाता है। आतंकवाद, जो सहयोग के नाम पर जो पैसा मिलता है, वो आतंकवाद भारत के खिलाफ किस तरह से बढ़ाने में पाकिस्तान यूज करता है, वो पूरी दुनिया के सामने। लेकिन फिर भी आंख बंद करके चाइना हो, चाहे वो डीप स्टेट हो, वो पाकिस्तान को भरपूर मदद करते हैं। इसी तरह से नेपाल का भी यूज किया जाता है। हालांकि नेपाल की सरकार की उसमें पूरी सहभागिता नहीं रहती, लेकिन उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि चाइना किस तरह से वहाँ पर अपना दखल अंदाजी करता हुआ दिखाई देता है। और उसका असर पूरा जो बॉर्डर, जो यानी कि सीमावर्ती इलाके हैं, उनमें साफ तौर पर दिखाई देता है। तो पाकिस्तान, लेकिन शेख हसीना इसमें थी कि जो बांग्लादेश की जो मुक्ति हुई थी, जो मुक्ति आंदोलन चला था, या बांग्लादेश की जो भूमिका थी जो आज़ाद कराने में, उसमें भारत की बड़ी भूमिका थी। और शायद यही कारण था कि शेख हसीना, चाहे चाइना हो चाहे वो डीप स्टेट हो, उनके प्रभाव को बढ़ने में सहयोग नहीं करती थी। वो अपना कंट्रोल खुद करती थी। और इन जो चाइना या डीप स्टेट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके जो प्रलोभन थे, लो प्रलोभन, इनके लालच भरे प्रोजेक्ट्स को, उनसे वो एक दूरी बनाकर रखती थी और वो इनकी आंखों में खटकता था। और शायद यही कारण था कि 1975 का तख्ता पलट, जो जब शेख हसीना के पिता सत्ता में थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या की गई। उनकी नहीं, उनकी वाइफ यानी कि उनके माँ बाप और उनके 3 भाइयों की हत्या की गई थी। और शेख हसीना इस वजह से बच गई थी क्योंकि वो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं थी। हालांकि इस वक्त भी जब ये सारा तख्ता पलट किया गया और इसमें पूरा इशारा इस डीप स्टेट और चाइना की तरफ पूरी भूमिका, पूरा इशारा था कि इसकी मिलीभगत से ये सब कुछ बांग्लादेश में हुआ, तब शेख हसीना ने भागकर भारत में शरण ली और भारत ने अपने पड़ोसी देश के नाते, विश्वस्त सहयोगी के नाते उनको शरण दी। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या होगा जब उन्हें मौत की सज़ा हो गई, क्योंकि अब जो आगे के रास्ते हैं जिसमें भारत की भूमिका काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आ रही है, कि भारत की तरफ सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि भारत की तरफ नज़र क्यों टिकी है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा इंटरपोल के जरिए। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके थ्रू जो 194 देशों को जोड़कर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसमें इन देशों की पुलिस एक दूसरे के अपराधियों को, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए सहयोग करती है। अब उस के थ्रू रेड कॉर्नर नोटिस या कोई अंतर्राष्ट्रीय नोटिस भारत में भिजवाया जाएगा। क्योंकि वैसे भी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, भारत और बांग्लादेश के बीच में वैसे भी प्रत्यर्पण संधि है कि अगर कोई भी अपराधी एक दूसरे के देश में शरण लेगा तो उसको प्रत्यर्पित किया जा सकता है। तो बांग्लादेश अब इस अंतर्राष्ट्रीय नोटिस के तहत भारत पर प्रेशर बनाएगा। लेकिन भारत की नीति साफ है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कोई भी सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर इस कार्रवाई को पूरा करती है तो भारत उससे सहयोग देगा। लेकिन बांग्लादेश में जो सरकार है वो सभी को पता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई नहीं है और जो ये फैसला है वो राजनीति से प्रेरित है। और राजनीतिक बंदियों के मामले में, राजनीतिक शरणार्थियों के मामले में ये जो संधि है वो कहीं भी किसी भी तरह से उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। अब रेड कॉर्नर जब नोटिस भिजवाया जाएगा तो भारत का पक्ष यही रहेगा, और जब भारत गिरफ्तार करने से या उनको सौंपने से मना करेगा
तो अगला कदम बांग्लादेश का होगा कि वो उसको यूएन में ले जाए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में इस पूरे मामले को ले जाए, क्योंकि पूरे विश्व के समुदाय का प्रेशर भारत पर पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबने देखा कि भारत की जो अब अटूट नीति है, जो अटल नीति है, उससे शायद ही कोई किसी को भारत को डगमगा सकता है। और ये मैसेज एक बार नहीं कई बार दिया जा चुका है। और शेख हसीना के मामले में तो भारत का स्टैंड क्लियर है कि राजनीतिक जो शरणार्थी हैं उसके मामले में चाहे कोई भी प्रेशर दे, वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा तब माना जाएगा, लेकिन सरकारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई नहीं है, तो भारत को कोई भी डिगा नहीं सकता। और जो भारत अपने यहाँ जो शरण लिए हुए है उसको किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं, ये क्लियर है। तो यानी कि बांग्लादेश कितने भी दाव पेच अपना ले, लेकिन भारत अपने निर्णय से टस से मस नहीं होगा।